गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सब लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। कौन-कौन हमारे साथ जुड़ गया है, ये हमें फटाफट बताना शुरू कर दीजिए। सब लोग जुड़िए फटाफट स्पीड में। हर हर महादेव सभी लोगों को, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए फटाफट, स्पीड में जुड़ जाइए। बहुत अच्छे मेरे लाल बाल पाल, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो ये बताइए, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी लोगों को। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्योंकि आज से आज का भी दिन गिन लें तो लगभग 15 दिन ही आप लोगों के बचे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही? सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा चल रहा है? तबीयत खराब चल रहा, अरे! तो इस समय तो क्या कहते हैं, आप तुरंत दवा लीजिए और अपने आप को जल्दी से स्वस्थ कीजिए। मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएँ, क्योंकि इस वक़्त अगर क्या कहते हैं कोई समस्या होती है, तो निश्चित रूप से उसका ज़्यादा क्या कहते हैं दिक्कत हो सकती है। गुड परफ़ॉर्मेंस चल रहा है, बहुत अच्छे। निखत रहमान तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दें। तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं मुझे दिखा है, तो हम कौन-सा क्वेश्चन का आंसर दें? रूपा कुमारी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू किया जाए भाई। बहुत टेंशन है। 2-3 छोटे-छोटे चैप्टर जो हैं उनको आज हम कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट चैप्टर बड़ा जो है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। शर्करा, कपूर, व्हाइट, लेड, सिंदूर, फिटकरी। अच्छा, शर्करा, शर्करा जो होते हैं, सुन लो बालक, शर्करा का तो एक कोई पर्टिकुलर फ़ॉर्मूला नहीं होता है, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज़्म होता है। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, आप जैसे फिटकरी पूछें, इसका फ़ॉर्मूला होता है। जैसे इसके अलावा आप क्या कहते हैं वो सल्फ़र, लेड, लेड तो सिंबल होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है? ये सब बता देंगे, क्यों परेशान हो? हुँ। बिल्कुल। पहले फ़िज़िक्स कंप्लीट कर लें, सब बता देंगे, ठीक है? आपको एक-एक चीज़ बता देंगे। जब हम पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद एक हम क्या कहते हैं लास्ट डाउट सेशन लेंगे, उसमें हम आपसे पूछेंगे कौन से ऐसे डाउट हैं जो आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं हुए, तब आप हमसे पूछिएगा। जैसे पढ़ा देंगे, आपको खुद कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ पढ़ा ही देंगे, क्योंकि हमें पता है ना क्या-क्या पढ़ाना। ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि बिहार अड्डा 247 पे एमसीक्यू हम लोग करा रहे हैं, और ये एमसीक्यू जो होता है, ये 3 पीएम पे होता है, 3 पीएम पे। तो इसमें आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर क्या कहते हैं जुड़ें, ठीक है? ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर हम अगले पे आते हैं, बात करते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। निखत रहमान थोड़ा इंतज़ार करो, ठीक है? सब कुछ हर जगह नहीं बताया जाता है, ठीक? अभी फ़िज़िक्स चल रहा, इसमें क्या कहते हैं जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो सोचेंगे केमिस्ट्री कहाँ से आ गया? और जब हम पढ़ा देंगे तो मैंने बताया क्या? देखिए, कुछ इसके फ़ॉर्मूले जो हैं वो तुमको सिंदूर का, जैसे सिंदूर का 2 फ़ॉर्मूला होता है, एक होता है ट्राइप्लॉम्बिक टेट्राऑक्साइड होता है, एक मर्क्यूरस सल्फ़ाइड होता है, ठीक है? तो अब वो कैसे और कौन से होते हैं, ये सब डिफ़रेंस बताना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसे बताना है तो बता दिए ट्राइप्लॉम्बिक टेट्राऑक्साइड और मर्क्यूरस सल्फ़ाइड दोनों सिंदूर होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, तुमने शर्करा पूछा, इसकी मैकेनिज़्म करानी पड़ेगी। इसके अलावा तुमने क्या कहते हैं लेड पूछा था, तो उसका तो सिंबल होता है पीबी, समझ रहे हैं? इसके अलावा क्या कहते हैं तुमने पूछा था किसका? ठीक है, तो क्या है, हाँ, सुनिए, तो जो क्या कहते हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो लगता है 1 मिनट के क्वेश्चन है, लेकिन 1 मिनट में क्वेश्चन वो होते नहीं, डायरेक्ट फ़ॉर्मूले नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान दो। अगला, चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, कल एक क्वेश्चन हम लोगों का छूट रहा था,
उस क्वेश्चन को हम लोग आज उस टॉपिक को कवर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरिज्म। क्या बोलते हैं? कैपिलरिज्म बोलते हैं। कैपिलरिज्म की अगर हम बात करें, कैपिलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको कहा जाता है केशिकात्व। क्या कहते हैं? केशिकात्व कहते हैं। अब केशिकात्व क्या होता है ये समझिए। केशिकात्व की जब हम बात करते हैं तो केशिकात्व होता क्या है, यानी कि तो सबसे पहले अगर केशिकात्व हमें जानना है, ठीक, तो ये पता होना चाहिए कि केश नली क्या होती है। क्या? केश नली क्या होती है? ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, समझे, ठीक, तो केस नली के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे केस नली की। तो इंग्लिश में केस नली को कैपिलरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैपिलरी, केस नली। क्योंकि कल फिजिक्स करा रहे थे तो ये टॉपिक हमें लगा ये छूट गया है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको हम डिटेल में तुम लोगों को बता देते हैं। केस नली, केस का मतलब क्या होता है? केस का मतलब होता है बाल। क्या मतलब होता है? बाल होता है। यानी कि अगर एक बाल को आप उखाड़ो, तो एक बाल को अगर आप उखाड़ो तो आप देखोगे कितना पतला होता है। तो यहाँ पे लिखा केस नली, इसको दो भागों में तोड़ दो, एक नली अलग कर दो, केस अलग कर दो। तो केस का मतलब तो बाल होता है, नली तो जानते हो एक रील टाइप जो होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वह नली जिसका रेडियस एक बाल के जैसा हो, जिसका जो एक बाल के जैसी पतली हो, उसी को क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। यानी कि वह नली जो एक हेयर जितनी पतली हो, उसी को हम क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एक बाल जितनी पतली अगर नली लेते हो, हम उसकी पूछें रेडियस कितनी है, तो रेडियस कितनी है तो मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाल की रेडियस हमने कभी मेजर नहीं किया। तो ये कहा जाता है कि वह नली जिसका रेडियस बहुत ही कम होता है, जिसका रेडियस बहुत कम होता है, उसी को केस नली कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। जिसका रेडियस बहुत कम होता है, उसको केस नली कहा जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब केस नली की जब हम बात करते हैं तो सुनिए, केस नली यानी कि जिसका रेडियस बहुत कम हो। चाहो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिख दें? बोलो फटाफट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। केस नली को इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं। ये हमने तुमको बताया है, कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। ठीक, तो इसकी अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक, चलिए, अब कैपिलरिज्म क्या होता है? ठीक, कैपिलरिज्म की अगर बात करें यानी कि केशिकात्व क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं, फिर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए दो कंटेनर हैं। क्या हैं? दो कंटेनर हैं। चलो हम बना ही देते हैं। एक ये कंटेनर है, तिरछा हो गया। एक ये कंटेनर है, ध्यान दीजिए। एक ये कंटेनर है, दूसरा ये कंटेनर है। ठीक, दो कंटेनर हैं, दोनों में दो लिक्विड को यूज किया गया। ठीक, कौन कौन से? एक में यूज किया गया है मरकरी का। किसका यूज किया गया है? मरकरी का। तो मरकरी में हम ये कलर लगा देते हैं, तो ये मरकरी है। लेकिन मरकरी वाला जो है, इसमें भी एक कैपिलरीज को क्या किया गया? खड़ा किया गया। अब ये कैपिलरीज है, कैपिलरी है। ठीक, अब ये कैपिलरी है, क्योंकि मैं बना रहा हूं तो बड़ा ही होगा। अब इसमें हमने मरकरी को भर दिया।
समझिएगा, जब इसको डेफिनेशन समझाएंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। डायग्राम पता होना जरूरी है। देखो, जब इसको इसमें खड़ा किया जाता है तो मरकरी का सरफेस जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। कहाँ चढ़ता है? ऊपर की ओर इसमें चढ़ गया। अब दूसरी जो कैपिलरी है, दूसरी अगर हम देखें तो दूसरा कंटेनर जो है उसमें जब कैपिलरी को खड़ा किया जाता है तो इसमें पानी को भरा जाता है। किसको भरा जाता है? पानी को भरा जाता है। ठीक, जरा डायग्राम ड्रा हो जाए तब तुम लोगों को चीजें क्लियर होंगी। अब हम इसमें भर देते हैं पानी। पानी को भरते हैं तो पानी के साथ क्या होता है? पानी का तल जो सरफेस जो है वो नीचे की ओर गिरता है। क्या होता है? पानी का सरफेस नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, ये पानी भरा। देखिए, अब यहाँ पे दो कंटेनर हैं। दोनों कंटेनर में एक एक कैपिलरी को क्या किया गया? खड़ा कर दिया गया। एक एक कैपिलरी को क्या किया गया? खड़ा किया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला है इसमें बाबू क्या भरा हुआ है? तो इसमें भरा हुआ है पारा, यानी कि मरकरी। ठीक, और जो ये वाला है कंटेनर उसमें क्या भरा हुआ है? तो इसमें भरा हुआ है पानी, यानी कि H2O। यही तो भरा है, दो चीजें। और दोनों में क्या खड़ी हुई है? कैपिलरीज खड़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो सरफेस होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इस जो मरकरी का जो सरफेस होता है वो कैपिलरीज में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम देखें, ठीक है, पानी का सरफेस अगर देखें तो पानी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, जो सरफेस उठा है या जो सरफेस गिरा है, तो अल्टीमेटली ये कैसे दिखते हैं? थोड़ा ये उलट के देखो तो ये भी कॉन्वेक्स दिखता है स्ट्रक्चर, वो भी कॉन्वेक्स दिखता है स्ट्रक्चर। होता नहीं होता? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कैपिलरी में लिक्विड क्या होता है? अप डाउन होता है, यानी कि ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो उसमें क्या होता है? यानी कि ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है। तो उसमें जो बना स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तल की तरह होता। उसका आकृति कैसा होता? उत्तल आकृति होती है, यानी कि कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर उसका होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसका स्ट्रक्चर बाबू कैसा होता है? बोलो सभी लोग कमेंट करके फटाफट। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। सब लोग फटाफट बोलिए। हमको लगता है तुम लोगों का ध्यान इधर केंद्रित नहीं है, तुम लोगों का ध्यान कहीं और केंद्रित है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। विपुल सराफ, नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं, दोबारा समझा देते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, अभी सेंटर को डिस्कस मत करिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। चलिए दोबारा समझिए, एक बार और बता देते हैं। हाँ बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, तो ये जो खड़ी है इसमें नली, ये क्या है? ये बाबू केस नली है। कौन सी नली है? ये केस नली है, याद रखिएगा। ये किसको खड़ा किया हूं मैं? केस नली को खड़ा किया हूं। इसमें एक केस नली खड़ी है, एक केस नली इसमें खड़ी है। ठीक, अब देखो, केस नली है तो जायज सी बात, हमने बताया केस नली कहा किसको जाता है। तो केस नली, पहले तो अब डेफिनेशन देख लो, लिखना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या कहते हैं? बहुत शैतान किस्म के लोग। केस नली हम कह सकते हैं वह नली जिसकी रेडियस
यानी कि जिसका त्रिज्या, जिसकी रेडियस त्रिज्या बहुत बहुत कम हो, बहुत कम हो, उसे क्या कहते हैं? बहुत कम हो, उसे क्या कहा जाता है? बहुत कम हो, उसे क्या कहते हैं? बहुत कम हो, उसे बहुत कम हो, उसे केस नली कहते हैं। क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। ठीक? तो उसे केस नली कहते हैं। समझ में आई बात? ध्यान से सुनिएगा। तो केस नली किसको कहा जाता है? तो जिसका रेडियस बहुत ही कम हो, बहुत ही क्या लीस्ट रेडियस वाली जो रील नली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या केस नली कहते हैं। टेस्ट ट्यूब जैसा नहीं होता है, यानी कि इसका रेडियस इतना कम कि ये देखने में बिल्कुल एक हेयर की तरह दिखेगी, हेयर जितनी पतली होती है। लेकिन अब हेयर जितनी पतली यहाँ नली थोड़ी ना बना सकते हैं। डायग्राम जो ड्रा होता है उसका जूम करके ड्रॉ किया जाता है, समझ रहे हैं? तो डायग्राम में जितनी मोटी नली उतनी मोटी नहीं होती है। ये हेयर जितनी मोटी होती, जितना अपना एक हेयर उखाड़िए और फिर देखिए जितना मोटा आपका हेयर है उतनी मोटी ही क्या होती है, उतनी में मोटी क्या होती है, यानी कि आपकी कैपिलरी होती, केस नली होती। कह सकते हैं अर्थात केस के समान हो, लिख लो, नहीं तो तुम लोग क्या कहते हैं? अर्थात केस के समान हो। ठीक? केस के समान हो। ठीक? उसी को केस नली कहा जाता, समान हो। ठीक? तो उसी को केस नली कहते हैं। ठीक है? अब यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, हमने क्या किया? दो कंटेनर लिया। क्या? हमने क्या किया? 2 कंटेनर लिया। एक कंटेनर में हमने मरकरी को भरा, ठीक? और दूसरे कंटेनर में हमने पानी को भरा। भरा नहीं भरा? जब 2 कंटेनर हमने लिया, एक में मरकरी को भरा और दूसरे में हमने पानी को भरा, तो मरकरी का जो लेवल था वो केस नली में ऊपर की ओर चढ़ा। जैसे भरे हुए कंटेनर में केस नली को डुबोया तो मरकरी का लेवल ऊपर की ओर चढ़ गया और जो क्या कहते हैं पानी का लेवल था वो नीचे की ओर गिर गया। अब देखो यहाँ पे जब ऊपर की ओर केस नली में चढ़ेगा तो जो पानी का लेवल है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता है, यानी कि इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? इसका आकार उत्तल होता है। कैसा आकार होता है बाबू? तो इसका आकार उत्तल होता है। कैसा आकार होता है? तो उत्तल आकार की होती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ, अगला देखिए, अगला पॉइंट जो यहाँ पे हम लोग लेंगे वो लिख लेंगे, ठीक है? केस नली में, केस नली में पानी का आकार, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। केस नली में द्रव का आकार, आकार कैसा होता है? तो द्रव का आकार अगर पूछा जाए कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उत्तल। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। क्या? कॉन्वेक्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स होता है। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलिए फटाफट। तो यहाँ पे अगर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्लियर? ठीक? ये चीज क्या कहते हैं? हाँ, थोड़ा सर इंग्लिश में भी थोड़ा बोलिए। यानी कि जो लिक्विड क्या होता है, अगर हम कैपिलरी को क्या किया, हमने कैपिलरी को क्या किया, डिप किया किसमें? मरकरी वाले लिक्विड में। तो मरकरी वाला लिक्विड जो है, क्योंकि मरकरी एक मेटल होती है जानते हो, लेकिन पहली मेटल्स एकमात्र ओनली वन ऐसी मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो जब लिक्विड चढ़ेगा ऊपर, ऊपर क्या होता है? ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो कॉन्वेक्स जैसा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, यानी कि उत्तल जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसका। समझ में आई बात? अब देखो केस नली क्या, केशिकात तो क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इस कंटेनर में अगर हम देखें तो यहाँ इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ये कंटेनर जो है जिसमें पारा भरा हुआ, तो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है। चढ़ता है, चढ़ने का मतलब क्या होता है कि ऊपर चढ़ा है। इतना तो जानते होगे कि ये भी नहीं जानते हो। और ये क्या है, नीचे की ओर गिरा है, तो हम कह देंगे ये गिरता है। अब गिरता है कोई तो नीचे ही गिरेगा ना, आसमान ऊपर थोड़ी ना गिर जाएगा।
भाई गिरेगा कोई तो नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर थोड़ी गिरेगा। ठीक, तो यानी कि ये चढ़ता है तो ऊपर की ओर चढ़ता है, ये गिरता है तो नीचे की ओर गिरता है। अब देखो कैपिलरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, हम पहले समझा देते हैं, लिख देते हैं, फिर तुम लोगों को समझा देते हैं। अब तुम लोग हमसे डबल मेहनत कराने लगे हो, ये बड़ी गलत बात है। चलो देखो केसिकातु, केसिकातु क्या होता है, कैपिलरिज्म, केसिकातु, केसिकातु। तो अगर इसकी केसिकातु की बात करें तो इसको हम कहते हैं कैपिलरिज्म। क्या होता है कैपिलरिज्म, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां लिख दें कैपिलरिज्म। ठीक, केसिकातु। तो देखो हम लिख देते हैं, फिर तुम लोगों को समझा देते हैं। जब पारा तथा, पारा यानी कि मरकरी, तथा पानी से भरे बर्तन में, से भरे बर्तन में, भरे बर्तन में केस नली को यानी कि कैपिलरी को, केस नली को, केस नली को खड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो खड़ा किया जाता है तो केस नली में, तो केस नली में, नली में पारे का तल, पारा यानी कि मरकरी, पारा का तल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है? सब लोग कमेंट करके बताओ, पारा का तल ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है? फटाफट बताइए कमेंट करके। पारे का तल, बोलो, पारे का तल ऊपर चढ़ता है तथा पानी का तल, बताओ सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, तथा पानी का तल, पानी का तल क्या होता है, पानी का तल नीचे, पानी का तल नीचे गिरता है, गिरता है, यही है ना, पानी का तल नीचे गिरता है। ठीक, यही हो रहा, डाउन होता है। ठीक है, अब गिरता है। द्रव के तल का, द्रव के, द्रव के तल का, तल का ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना तथा नीचे गिरना, नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना तथा नीचे गिरना, गिरना, पृष्ठ, सॉरी, नीचे गिरना केसिकातु कहलाता है, कैपिलरिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? केसिकातु कहलाता है, केसिकातु कहलाता है। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे भी जाते हैं। कल जब इसका क्वेश्चन दिखा तो हमें लगा ये आप लोगों को बताना चाहिए और ये आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो क्या कहते हैं ये दिक्कत कर सकता है। अब देखिए कैपिलरिज्म इसी को कहा जाता है। 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, हाँ बिल्कुल 5 क्वेश्चन लगभग इससे बन जाएंगे। अभी देखते हैं कितने बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट पहले समझिए, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, पहले एक बार आप सभी लोग इसको रीड कर लीजिए, रीड करिए और हमें लिख के दीजिए डन, और फिर हम इसको समझाना शुरू करते हैं। सब लोग रीड करिए और फटाफट। अरे नूतन पांडे जी थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन पहले प्रिंसिपल जानो फिर तो इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे, तो अभी प्रिंसिपल पहले। इसको सब लोग रीड करिए और हमें डन बोलिए, देन हम इसको समझाते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन रीड करना है, केवल डन नहीं भेज देना, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, देखिए चलिए अब जरा आ जाओ पुरानी स्लाइड पे, पिछली वाली स्लाइड पे। हमने ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ देखिए
अब कैसे इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। हमने एक कंटेनर, मरकरी से भरा एक कंटेनर लिया। ध्यान से अब ज़रा 1 मिनट के लिए सबका ध्यान इधर की ओर केंद्रित हो, स्क्रीन की तरफ। हाँ, स्क्रीन की तरफ केंद्रित हो। हमने कंटेनर लिया, तो हम ये कहेंगे मरकरी से भरे बर्तन में और पानी से भरे बर्तन में जब 2 कैपिलरीज़ को क्या किया जाता है, डुबोया जाता है या खड़ा किया जाता है, तो मरकरी का सरफेस ऊपर की ओर चढ़ता है, मरकरी का तल ऊपर की ओर चढ़ता है और वाटर का सरफेस नीचे की ओर गिरता है। यानी कि मरकरी का सरफेस अप एंड वाटर का सरफेस डाउन हो जाता है। जो केस नली में द्रव का तल ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिरा, यही जो फिनोमिना होता है, इसी फिनोमिना को हम कैपिलरिज्म कहते हैं, इसी घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर हो गया? यानी कि पूरा खेल क्या है? द्रव के तल का ऊपर चढ़ना या द्रव के तल का नीचे गिरना ही क्या कहलाता है? केशिकात्व कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल की नहीं, जैसे एक पाइप लो, पाइप में पानी भरो, फिर क्या होता है, कभी वो पानी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, तो वो कैपिलरिज्म का होता है इफेक्ट। कौन सा फिनोमिना होता है? कैपिलरिज्म का होता है। बोलो, क्लियर हो गया? बोलो, क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले बोलिए क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट तो बाद में करेंगे, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आपसे पूछा जाता है? तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि लैंप जो होता है, लैंप, कौन सा लैंप? इलेक्ट्रिक लैंप नहीं, ये जो मिट्टी के तेल से जलते थे। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। यहाँ पे हमने तो क्वेश्चन में ही समझ लो आंसर लिख दिए हैं, लेकिन कभी-कभी जब क्वेश्चन वो थोड़ा टफ बनाता है, तो ये बोल देता है कि लैंप की बत्ती का निरंतर जलना कौन से फिनोमिना पे काम करता है? तो आंसर होगा कैपिलरिज्म। अब लैंप की बत्ती जब आप देखते हो, तो क्या होता है? उसमें छोटी-छोटी कैपिलरी होती हैं, जो आपको दिखाई नहीं पड़ती। उसी के कैपिलरी के सपोर्ट से तेल ऊपर चढ़ता रहता है और लैंप की बत्ती जो है वो जलती रहती है, और तेल ऊपर चढ़ रहा है तो फिनोमिना कौन सा होगा? कैपिलरिज्म होगा, यानी कि केशिकात्व होगा। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पानी का पौधे के पानी का पौधे के हर भाग तक या सभी भाग तक पहुंचना, सभी भाग तक पहुंचना, जैसे तक पहुंचना। जैसे अगर देखो, कोई पौधा है, अब यहाँ पे अगर मान लो कोई पौधा है, अब इस पौधे में ये है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी पत्तियाँ भी हैं, यहाँ पे आपके क्या कहते हैं, स्टेम भी है, बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं और भी शाखाएँ हो सकती नहीं हो सकती। यहाँ भी पानी होता है, यहाँ भी पानी होता है, लेकिन अल्टीमेटली पानी कहाँ से जाता है? अल्टीमेटली पानी जो जाता है, वो जड़ें ही तो एब्ज़ॉर्ब करती हैं पानी, रूट ही तो एब्ज़ॉर्ब करती हैं। हाँ, घर का जो दिया बनाते हैं वो भी कैपिलरिज़्म पे काम करता है। तो ये किस पे का क्या करता है? ये एब्ज़ॉर्ब करता है ना पानी को। अब सोचो, लेकिन फूड कहाँ बनता प्रिपेयर होता है? वो पत्ती में प्रिपेयर होता है ना फूड। फूड जो पत्ती में प्रिपेयर होता है, तो इसका मतलब वाटर को रूट से एब्ज़ॉर्ब करती हैं और कहाँ तक पहुँचाती हैं? पत्तियों तक पहुँचाती हैं। तभी तो फूड प्रिपेयर हो पाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की नीड होती नहीं होती, तो वाटर पहुँचता। तो जायज़-सी बात, अब किसी पेड़ को मान लो, इस पेड़ को यहाँ से काट दो, ठीक? अगर इसको यहाँ से काटो, तो क्या ये इसमें तुमको कोई छेद दिखता है? नहीं दिखता।
लेकिन फिर भी इसमें छेद होते हैं, इसी को हम कहते हैं कैपिलरी। अब इसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो ये घटना कौन-सी हो जाती है? तो इसका फिनोमिना कौन-सा होगा? कैपिलरिज़्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिलरिज़्म। बहुत सारी इसमें कैपिलरी होती हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, पानी पत्तियों तक, सभी भागों तक, शाखाओं तक पानी आसानी से पहुँच जाता है। तो इस घटना को ही कैपिलरीज़ कहा जाता है, यानी कि केशकात्व कहते हैं। कोकोनट वाटर जो होता है वो बायोलॉजी है बालक, वहाँ फिजिक्स नहीं है। कोकोनट जो आप देखते हो उसको फोड़ के पानी जो निकालते हो, उसमें बायोलॉजी लगती है। वो कोकोनट जो है वो पानी नहीं है, वो एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। जैसे क्या कहते हैं, एनिमल्स में स्पर्म होता है, वैसे प्लांट में एंडोस्पर्म होता है। तो वो कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है, मेल गैमेट होता है, पता है? वो पानी नहीं होता है, वो पानी नहीं, वो एंडोस्पर्म होता है, समझे? वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो वो बायोलॉजी है, वहाँ पे फिजिक्स नहीं, समझ गए? हाँ, ठीक। ये यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बोलिए, कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ब्लॉटिंग पेपर जो होता है, ब्लॉटिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है? तो ब्लॉटिंग पेपर सोखता होता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोख लेना, स्याही को सोखना। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना, यानी कि स्याही हो, पानी हो, ये टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू पेपर भी कह सकते हो, टिश्यू पेपर भी इसी का कैटेगरी का होता, लेकिन वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती। सबसे अच्छा सोखता देखो, सोखता जो होता है वो कहीं पे पानी गिर जाए, स्याही गिर जाए, तो हम उसको रखते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करता नहीं, एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि उसमें छोटी-छोटी कैपिलरी होती हैं, उसी में पानी चढ़ जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर पानी चढ़ रहा है तो फिनोमिना कौन-सा होगा? तो फिनोमिना हो जाएगा कौन-सा बच्चा? कैपिलरिज़्म, यानी कि केशकात्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बालक सभी लोग देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन कौन-सा है? ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कहता है कि जो किसान होता है, किसान फसल काटने के बाद किसान फसल काटने के बाद अपने फसल काटने के बाद अपने खेत की जुताई कर देता है। बाद अपने खेत की जुताई कर देता है। जुताई कर देता है, कर देता है। नहीं, ये नहीं होगा। किसान खेत की फसल काटने के बाद फसल काटने के बाद हमने डिस्क्रिप्शन नोट कर दिया था। काटने के बाद खेत की नमी नमी खेत की नमी कम होने लगती है, लगती है। देखो, अब जैसे मान लो होता क्या है, अब जैसे कोई खेत है, अब खेत में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। खेत में क्या होता है? खेत में अब कोई फसल लगी है, तो फसल ऐसा तो है नहीं उखाड़ी जाती है, फसल को काटा जाता है। तो किसान अपनी फसल को काट लेता है। अब क्या होता है जब फसल को काटा और रूट्स में क्या है? कैपिलरी। अब पौधे को तो पानी मिलेगा नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात वो पानी कैपिलरी के माध्यम से
वेपरेट होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा, तो नमी जाने लगेगी, इसीलिए और नमी उड़ने लगेगी। तो इसका मतलब जो रूट्स रह गई थी उसकी कैपिलरिज़्म में पानी चल रहा है, तो इस घटना को, इसी फिनोमेना को कैपिलरिज़्म कहा जाता है। लेकिन किसान बहुत चालाक आदमी होता है, वो क्या करता है, फसल काटता है, तुरंत उसकी जुताई कर देता है। जैसे जुताई करता है उसकी कैपिलरीज़ नष्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और जैसे कैपिलरी नष्ट होती हैं, तुरंत क्या कहते हैं, जायज़-सी बात है, जब कैपिलरीज़ नष्ट ही हो गई हैं, तो कैपिलरिज़्म इफ़ेक्ट ही नहीं होगा, और कैपिलरिज़्म इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो उसकी नमी बरकरार रहेगी, नमी में उसके कमी नहीं आएगी। समझ में आई बात? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? सब लोग फटाफट बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो, सब लोग बोलो भाई। तो ये 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है? अगर इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको क्या कहते हैं, आसानी से आप करके आइए। समझ में आई बात? बोलो, बोलो मेरे लाल। बहुत अच्छे। फसल वाला, क्या फसल वाला? तौलिया से पानी, हाँ, चलो ये तौलिया से पानी, एक और याद आ गया। कपड़े पर, देखो अगला पॉइंट एक और नोट कर लो। कपड़े पर पानी पड़ने पर, पानी पड़ने पर बूंद का फैल जाना, फैल जाना। अब क्या होता है, जैसे ये कपड़ा है, इस पे एक बूंद पानी पड़ती तो वो पूरा एक्सपेंड होने लगता, फैलने लगता। तो क्यों फैलने लगता? क्योंकि हमारे कपड़े में छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती हैं, जिसमें वो पानी चढ़ने लगता है। ये भी घटना, ये भी फिनोमेना क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? कैपिलरिज़्म होगा। नया कपड़ा पे नहीं होता, नया कपड़ा पे इसलिए नहीं होता है, नया कपड़ा पे भी, लेकिन बहुत ही नया है, अगर कोई ऐसा है जिस पे क्या कहते हैं, ब्लीच वगैरह चढ़ा है, तो अलग बात है, नहीं होगा, अदरवाइज़ होगा। ध्यान दीजिए। अगला, अगला क्वेश्चन पे अगला टॉपिक क्या है अपना? अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला छोटा-सा टॉपिक है वेव। वेव को थोड़ा समझते हैं। जान लीजिए, मैक्सिमम चीज़ें तुमको मैं समझा चुका हूँ वेव से रिलेटेड, कुछ चीज़ें और हैं जो आपको समझना है। वेव की अगर हम बात करें, यानी कि तरंग, तरंग के बारे में हाइगेंस साहब ने सबसे ज़्यादा समझाया है। ये बात मैंने तुमको बताया था। ये ठीक है, जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ाया था। उसी इन्हीं सब चैप्टरों से मिलता-जुलता इसमें चीज़ें हैं। लेकिन मेन-मेन चीज़ें इसमें जान लीजिए क्या पूछा जाता है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे वेव की अगर बात करें, तो कोई जो तरंग होती है, वो भी छोटे-छोटे पार्टिकल से बनी होती है। अब वो जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़िग-ज़ैग फॉर्म में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, ज़िग-ज़ैग फॉर्म जो होता है, उसी में क्या कहते हैं, मूवमेंट करते हैं, ज़िग-ज़ैग फॉर्म में। अब ज़िग-ज़ैग फॉर्म जो होता है, उसमें जब ज़िग-ज़ैग फॉर्म में वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है? तरंग जो वेव हैं, वो ज़िग-ज़ैग फॉर्म में क्या करते हैं, मूवमेंट करना शुरू करते हैं। अब ज़िग-ज़ैग फॉर्म में मूवमेंट करते हैं, तो ज़िग-ज़ैग का मतलब टेढ़ा-मेढ़ा होता है, जानते हो? हिंदी वाले भी जान लें, ठीक? अब तरंगों की अगर हम बात करें, तो तरंग बाबू होती कितने प्रकार की हैं? ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। 1 सेकंड। तरंग कितने प्रकार की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सब लोग ज़रा हमें कमेंट करके बताओ बालक फटाफट कि तरंग कितने प्रकार का होता है? सभी लोग बताइए फटाफट। सभी लोग बताओ बाबू, तरंग कितने प्रकार का होता है? सब लोग बताओ, कौन-कौन सा तरंग होता है? बताओ। अगर प्रकार पता है तो ये भी हमें बता दो कि कौन-कौन सा प्रकार होता है? अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है। ये तो सबका आंसर सही है कि 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बता रहे हो ये गलत है, सबका गलत है। ठीक, बिल्कुल, प्रियंका ने थोड़ा सही बताया है। देखिए, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं जिनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जो होती है उसको हम हिंदी में कहते हैं
यांत्रिक तरंग। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव को हिंदी में हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग। तो ये कौन सी है? ये मैकेनिकल वेव है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी जो होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉन मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये दो टाइप की तरंगे होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जानिए, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। दोनों में अगर जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो आप लोगों ने भी इसके डिफरेंस पढ़े होंगे। ये कहा जाता है कि जो मैकेनिकल वेव होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए, मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम यानी कि क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो यानी कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये जानकारी आपको है, लेकिन थोड़ा दुरुस्त करिए इस जानकारी को, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैकेनिकल वेव की हम बात करें तो ये बात सही है, इनको चलने के लिए मीडियम यानी कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। अगर माध्यम ना हो तो ये शायद ट्रैवल ना कर पाए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, ये बच्चा इनको ट्रैवल करना है तो ये मीडियम हो तो भी ट्रैवल करेंगी, मीडियम में भी ट्रैवल करती हैं। और अगर मीडियम नहीं है तो, अगर मीडियम नहीं है यानी कि मीडियम है तो भी ट्रैवल करती हैं, अगर मीडियम नहीं है यानी कि वैक्यूम है तो भी ये ट्रैवल करती हैं। बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, इनमें ज़्यादा पावर होती है, इनमें कम पावर होती। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी वेव का एग्जैक्ट वेवलेंथ तो नहीं पूछा जाता है, ना तो किसी वेव का एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी पूछा जाता है। लेकिन वेवलेंथ जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि जिसका फ्रिक्वेंसी हाई होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका फ्रिक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ हाई होगा। हिंदी में आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। ये आपको अपने तरफ से याद रखना है। समझे बालक? अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये है ये मीडियम है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वेव ऐसी होती हैं जो मैकेनिकल वेव है? फटाफट तुम लोग कमेंट करके बताओ, तब हम क्या कहते हैं बताएंगे। सब लोग बताओ फटाफट, सब लोग बताइए। सब मिक्स हो गया। क्या मिक्स हो गया? सुप्रिया बताओ, देवी जी मिक्स क्या हो गया? मैकेनिकल वेव याद नहीं आ रहा है। मैकेनिकल वेव कितने टाइप का होता है? देवी बोलो, देवी जी। अच्छा देवी जी, माफी चाहते हैं, देवी जी बोलेंगे। बताइए देवी जी, क्योंकि अब हम देवता से भी पूछ रहे हैं। नहीं पता। दो टाइप की होती है मैकेनिकल वेव, ध्यान से सुनिएगा। कौन से टाइप होते हैं? तो अगर मैकेनिकल वेव के टाइप की बात करें तो एक आपकी होती है लॉन्गिट्यूशनल, ठीक, लॉन्गिट्यूशनल। और दूसरी जो आपकी होती है यानी कि इसी को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब ये खास बात देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसी तरंग है, जब इसका प्रयोग लाइट में होता है तो
अनुप्रस्थ तरंग जो होती है, ये मीडियम में भी ट्रैवल करती है, इसलिए ये मैकेनिकल में भी आती है। और ये वैक्यूम में भी सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कही जाती है। इसलिए जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, तो लाइट में अगर पूछा जाता है कौन सी वेव यूज होती हैं, तो हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव यूज होती है। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। कैसे? जैसे ट्रांसवर्स वेव जो हैं, इनकी स्पीड हमने बताया था जब लाइट पढ़ाया था। इनका यूज़ किसमें होता है? तो इनका यूज़ होता है लाइट में। हमने लाइट में स्पीड आप लोगों को बताई थी 2.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये किसमें है? ये पानी में स्पीड है। किसमें है? पानी में। यानी अब पानी क्या है? एक मीडियम ही तो है। ये पानी में ट्रैवल कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ थी लाइट की? तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ थी? वैक्यूम में। वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है? तो वैक्यूम में इसकी स्पीड की अगर बात करें तो हमने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होती है ना वैक्यूम में। अब वैक्यूम कहाँ आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए जब लाइट चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव यूज होती हैं और हम ये भी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती हैं। आप जानते हो लाइट तो वैसे भी डुअल नेचर का होता है, ठीक है? हाँ, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो कौन सी हैं? ठीक, और जो ये लॉन्गिट्यूशनल वेव हैं, ये बच्चा साउंड में यूज होती हैं। अब लाइट चैप्टर तुमको पूरा पढ़ाया हूँ, मतलब ये पूरे ट्रांसवर्स आपकी कंप्लीट हैं। ट्रांसवर्स के यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सब पता है। और दूसरा हम साउंड चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ाए हैं, तो आपको ये भी पता है कि लॉन्गिट्यूशनल वेव कितने टाइप की होती हैं, कहाँ यूज होती हैं, इनका फ्रीक्वेंसी स्केल क्या होता है, सब कुछ पता है। यही होता है जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है, तब हमको बहुत सारी चीज़ें हमारी कम होना शुरू हो जाती हैं। हम पहले से पढ़ चुके होते हैं, समझे? हाँ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थोड़ा आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन-कौन सी वेव हैं, जो क्या कहते हैं आपको पढ़नी। एक इसमें अगर हम देखें तो रेडियो वेव जो हैं, इसके बारे में पूछा जाता है मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा अगर हम देखें तो इंफ्रारेड वेव जो होती हैं, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कौन-सी होती हैं? हिंदी में इसको औरक तरंग कहते हैं। तीसरा इसमें माइक्रोवेव आती हैं, कौन-सी आती हैं? माइक्रोवेव आती हैं। चौथा इसमें अगर हम देखें तो अपनी एक्स-रे आती हैं, कौन-सी आती हैं? एक्स-रे आती हैं। अगर पाँचवा देखें तो इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा आती हैं। ठीक, लेकिन ये अल्फ़ा, बीटा, गामा जो हैं वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में, जब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, वहाँ पे इनके पार्टिकल्स के बारे में, इनके चाल के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाएँगे। लेकिन जो बाकी की 4 वेव हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? बस समझ लो अगले सप्ताह से बायो और केमिस्ट्री ही होने वाला है। भूल गए बालक। देखो भूल जाते हो अगर पढ़ने के बाद तो ये आपकी सबसे अच्छी आदत है। इसके लिए तो खुश होना चाहिए। भगवान को भी 250 ग्राम लड्डू चढ़ा देना चाहिए। ठीक है? हाँ, समझ रहे हो? भूलना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जीवन का है। अगर यही नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? बेकार है। ठीक है? देखिए, अब मेरा कहने का मतलब पीडीएफ भी तुम लोगों को ग्रुप में शेयर करा दें। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है अगर आप भूलते हैं तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद है इसलिए आप भूलते हैं और जिसको कुछ याद ही नहीं है वो क्या भूलेगा? अब जो 0 बटा सन्नाटा है उससे पूछो तुम्हारा लॉस क्या हुआ है? तुम भूले क्या हो? तो वो कहेगा हमारा सब मस्त चल रहा है। हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। होता नहीं होता? तो इसलिए अगर कोई बोलता है कि हम भूल जाते हैं सर, तो इसका एक पहलू ये भी कि वो पढ़ता भी है, याद भी करता है। लेकिन दूसरी सबसे ख़ास बात, थोड़ा वेट करो, दूसरी सबसे ख़ास बात, भूलने की अगर बात करें, तो भूलने की प्रवृत्ति होती भी है इंसान में।
इंसान जो है उसके दिमाग में लोकल मेमोरी लगी हुई है, वो भूलेगा ही भूलेगा। डेटा ऑटो इरेज होता रहता है, समझे? डेटा ऑटो इरेज होता ही होता है। अगर अगर आप सोचो, आप इस वक़्त सोचते होंगे जब पेपर लगता होगा कि काश भगवान हमें, ईश्वर हमें ऐसा दिमाग देता कि जो एक बार पढ़ो वो कभी ना भूलता, ऐसा सोचते हैं ना? लेकिन ये दिमाग, अगर ऐसा दिमाग इंसान को दे दे ईश्वर, तो फिर इंसान की आयु 20 से 25 साल ही रह जाएगी और हर इंसान की मौत का कारण पागल होना हो जाएगा। कारण क्या है? जब तुम जो चीज़ याद करोगे परमानेंट तुम्हारे दिमाग से, तो अगर तुम्हारे दिमाग की कोई घटना है, तुम्हारे दिमाग में कोई तुम्हारे जीवन के ऐसे लम्हे हैं जो बहुत डरावने हैं, जो आपको झकझोर के रख देते हैं, वो भी तो परमानेंट के लिए याद हो जाएँगे ना, वो भी तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो इसलिए जब वो सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा टेंशन होती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता, और परमानेंट टेंशन बन गई है, ऐसी 10 टेंशन बन गई, आदमी तो पागल होके मर जाएगा। तो इसीलिए नेचर ने ऐसा किया ही नहीं कि ऐसी व्यवस्था हो। हाँ, लेकिन एक कहावत है, मोर प्रैक्टिस अ परफेक्ट मैन। क्या होता है? अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप उसमें परफेक्टनेस आती रहती है, आप भूलेंगे नहीं। टेंशन तो बहुत है। टेंशन ना को लेने को, सब हम पर छोड़ दो, साइंस में मैं पास कराऊँगा। ठीक है? ध्यान दो बालक, सभी लोग क्लियर ध्यान दीजिए। तो अगला जो अपना पॉइंट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम रेडियो वेव के बारे में बात करेंगे। रेडियो वेव जो होती हैं, इनका यूज़ ही पूछा जाता है, उतना ही याद करिए जितना पूछा जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे, कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे, और क्या कहते हैं, दूसरी चीज़, इतना सारा याद भी नहीं कर पाओगे। तो अगर क्या कहते हैं, रेडियो वेव की जब हम बात करते हैं, तो रेडियो वेव जो होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ये सब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कभी पूछा नहीं जाता है, इनका यूज़ पूछा जाता है। तो इनका यूज़ होता कहाँ, सबसे पहले यूज़ जान लेते हैं। तो इसका पहला यूज़ जो होता है, वो होता है एमआरआई में। कहाँ यूज़ होता है? एमआरआई में। दूसरा इसका यूज़ जो होता है, वो सीटी स्कैन में भी होता है। ठीक है? नहीं, सीटी स्कैन में ये नहीं होती। ठीक, एमआरआई में इसका यूज़ होता है। दूसरा, रेडियो वेव का यूज़ किसमें होता है? तो सिग्नल में होता है। कौन से सिग्नल? अभी बताते हैं। ठीक। तीसरा रेडियो वेव का यूज़ क्या होता है? रडार में रेडियो वेव यूज़ होती हैं। किसमें यूज़ होती हैं? रडार में। अब देखो इनके मतलब और इनके इनके बारे में भी थोड़ा समझ लो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि एमआरआई जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआरआई के बारे में अगर जानें, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज। ठीक। दूसरा, अब इसका यूज क्या होता है? एमआरआई का यूज की अगर बात करें, तो वही इंटरनल ऑर्गन के जांच में, आंतरिक, ओ शिट, गलत लिख गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो इसका यूज क्या होता है? आंतरिक अंगों के आंतरिक अंगों के परीक्षण में। तो यहाँ पे काम इसका एक ही है, आंतरिक अंगों के परीक्षण में। तो ये इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक। दूसरी चीज, अब देखो, जब एमआरआई कोई व्यक्ति कराने जाता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति एमआरआई कराने जाता है, तो वहां पे क्या होता है? लिखा होता सावधान, ये रेडिएटिव जोन है। ठीक है, यही लिखा होता, यानी कि वहां पे रेडियो एक्टिव वेव यूज होती हैं। एमआरआई मशीन रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करती है, इसीलिए आर का मतलब रेजोनेटिंग होता है। इसमें जो वेव होती हैं, वो मैग्नेटिक लिखा है, तो इनकी वेव की मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है। मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होने के कारण, आप अगर स्टील का छल्ला पहने हैं, अगर आप बेल्ट पहने हैं, सिक्के रखे हैं,
तो इनको क्या किया जाता है, सर लॉन्गिट्यूशनल ना ट्रांसवर्स वेव यूज होती हैं किसमें? अभी समझा दिए हैं, तुम फिर वही क्वेश्चन, इसीलिए क्या कहते हैं ध्यान से देखा करो। अब हम उस पे रिटर्न नहीं होंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तो बचाएंगे, या तो वहीं पे क्वेश्चन किया करो। 10 मिनट बाद तुम लोग पूछते हो, ध्यान नहीं देते, फोन रख के चले जाते हो, घूमने टहलने टीवी देखने लगते हो, फिर क्या कहते हैं क्लास चले, फिर क्या कहते हैं ये कैसे हो गया। ध्यान दो। तो आंतरिक अंगों के परीक्षण में अब इसमें मैग्नेटिक पावर जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मैग्नेटिक पावर ज्यादा होने के कारण ही जितने भी मेटल्स होते हैं, छल्ले होते हैं, ठीक है, ठीक, जितने छल्ले होते हैं ये सब क्या होता है, बाहर उतरवा दिया जाता है। यानी कि अब ये नहीं, कपड़े नहीं उतरवाता है, मतलब क्या कहते हैं जितने मेटेलिक चीजें होती हैं उनको बाहर उतरवा देता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है, उसको अपनी ओर खींच सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा इससे। ठीक, दूसरा, अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो सिग्नल क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा, वायरलेस वायरलेस सिग्नल कम्युनिकेशन जो होता है, वायरलेस सिग्नल कम्युनिकेशन, वायरलेस सिग्नल कम्युनिकेशन, कम्युनि थोड़ा ये तुमको ना यन यम जैसा लगेगा, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, वायरलेस सिग्नल कम्युनिकेशन। जो देखिए समझिएगा, इसका मतलब अगर समझ गए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वहां पे रेडियो वेव ही यूज होती हैं। जैसे जैसे तुम्हारे फोन में कोई तार है नहीं है, तो मोबाइल जो है, अगर पूछा जाए मोबाइल सिग्नल में कौन सी वेव यूज होती हैं, तो आपका आंसर होगा रेडियो वेव। अगर आपसे पूछा जाए जो टीवी आपकी चलती है, जो पहले टीवी आती थी, जो क्या कहते हैं सेटअप अंटीना ऊपर लगा दो नीचे चैनल आते हैं, उसमें क्या कहते हैं आपका होता है रेडियो वेव। ये नहीं स्मार्ट टीवी में यूट्यूब पे पिक्चर देख रहे हो तो वो सर्वर का खेल है, वहां पे वेब का खेल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा अगर हम देखें, टीवी के अलावा रेडियो जो होता है इसमें भी आपके किसका यूज होता है, तो वायरलेस सिग्नल कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें भी रेडियो वेव यूज होती हैं। तो क्लास, अच्छा, ठीक, यहां तक बात समझ में आई? बोलो सभी लोग, बोलो फटाफट, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए रडार की अगर बात करें तो रडार का भी बाबू फुल फॉर्म पूछता है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब रडार का यूज क्या है, आसमान में जितनी चीजें खो जाती हैं या आसमान में जितनी चीजें एक्टिविटी होती हैं उसमें रडार की ही मदद ली जाती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि वायुयान जो चलते हैं यानी कि एरोप्लेन, ये कौन से सिग्नल पे चलते हैं, तो आपके रडार सिग्नल पे। अगर आपसे कहा जाए कि आसमान में खोई वस्तु का पता लगाना है, आसमान में खोई वस्तु का पता लगाना है, खोई वस्तु को ढूंढना, आसमान में वस्तु को खोजना, आसमान में वस्तु को खोजना, तो अगर किसी वस्तु को खोजना है आसमान में तो रडार से ही खोजते हैं। जैसे क्या कहते हैं, और क्या, इसके अलावा अगर देखें तो आसमान में डायरेक्शन डिटेक्शन जो किया जाता है, यानी कि अगर हम देखें डायरेक्शन डिटेक्शन का मतलब, यानी कि अगर हम देखें वहां पे जो होता है क्या, यानी कि दिशा का परीक्षण, कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, तो वो किससे होता है, तो वो भी रडार सिस्टम से होता है। बोलो यहां तक सबको अगर क्लियर हुआ हो तो फटाफट जरा एक बार हमें कह दो यस सर क्लियर हो गया है, गुड परफॉर्मेंस, सभी लोग फटाफट बोल दो,
फटाफट स्पीड में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिमोट सेंसिंग जो होती है, थोड़ा इंतज़ार करो। आगे-आगे सब पूछे डाल रहे हो, लगता है हम सब छोड़ के जाएँगे। थोड़ा इंतज़ार नहीं करोगे, ठीक है? तुम लोग बेचैन हो, ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर में मारी उलझन पड़ी, परेशान हुए जा रहे हो। हे भगवान! क्या करें ना, उलझन पड़ी, यहाँ लाओ, यो करो, यो करो, ठीक? ये नहीं, इससे नहीं होता है, ठीक? पेशेंस, बी पेशेंस, हर चीज़ कूल माइंड से करना चाहिए, तभी चीज़ें याद होंगी। इसीलिए और चीज़ें भूल जाओगे और क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पेपर टाइम अपने आप को कूल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इच्छाधारी हो ना तुम लोग, ये भी बात सही। देखिए, कोई भड़क गया था क्लास में कि हम इच्छाधारी नहीं, निखत तुम ही शायद भड़की थी ना? हाँ, तभी तुम्हीं को प्रूफ किया था मैंने। तो देखिए, चलिए अगला पे हम आ जाते हैं, अगली जो अपनी वेव है, वो है इंफ्रारेड वेव। कौन-सी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं औरक तरंग। क्या कहते हैं? औरक्त तरंग। इसके यूज़ क्या हैं? इसके यूज़ 2 होते हैं। पहला, जो भैया बहुत देर से बिलबिला रहे थे, परेशान थे, तो इसका यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग में इसका यूज़ होता है। ठीक? जो रिमोट होता है, खट से एसी चला दो, टीवी चला दो, रिमोट से जो सेंसन होता है, रिमोट सेंसिंग जो होता है, मैंने कहा था कि हम इच्छाधारी नहीं हूँ। अच्छा दीप्ति तुम थी? गुड परफॉर्मेंस। अब तो तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है अपने आप को इच्छाधारी कहने में। बोलो, अब तो तुमको यकीन हो गया कि तुम इच्छाधारी हो? हाँ, गुड परफॉर्मेंस। पोरवाल सर से जो मिलता है, उसमें सबसे ख़ास बात यही है कि उसमें स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। हम उसको स्वीकार करवा देते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी तर्क, ऐसी बात बोलते ही नहीं हैं, जो क्या कहते हैं, हम सिद्ध ही ना कर सकें। ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी दीप्ति की ईमानदारी, कि उन्होंने फिर से कहा कि सर मैंने बोला था। ईमानदारी, ये अच्छी बात होती है। ये किसी इंसान, बहुत रेयरेस्ट पाया जाता है इंसानों में, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात। रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें तो इंफ्रारेड यूज़ होती। दूसरा, इसके अलावा इंफ्रारेड का यूज़ नाइट विज़न में होता है। नाइट विज़न का मतलब रात अंधेरों में देखने में इसका यूज़ किया जाता है। किसमें? जैसे आपको पता है कि जो सीसीटीवी होते हैं, सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं, उनको देखोगे तो सीसीटीवी कैमरा जो हैं बाबू, उनमें क्या होता है? उनमें रात को क्या कहते हैं, वो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे वो रेड कलर के हल्के जलते रहते हैं। वो जलते नहीं हैं, वो इंफ्रारेड वेव को छोड़ते हैं। इसलिए सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो इंफ्रारेड वेव जो होती हैं, इसके 2 यूज होते हैं। कौन-कौन से? तो पहला इसका यूज होता है क्या? पहला इसका यूज होता है रिमोट सेंसिंग, दूसरा यूज होता है नाइट विज़न। समझ में आई भैया? जो कोई पूछ रहा था रिमोट सेंसिंग में किसका यूज होता है, समझे? नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम देखें, अब थोड़ा क्या कहते हैं, पेज यार कम पड़ जाएगा। थोड़ा ऐसा करते हैं, सीसीटीवी का फुल फॉर्म यहाँ ना लिख के तो थोड़ा इधर का यूज़ कर लेते हैं बोर्ड, नीचे ही लिख देते हैं।
यहाँ लिख दें सीसीटीवी का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक, अब देखो इसके बाद जो वेव आती है वो कौन सी आती है? इसके बाद आती है माइक्रोवेव। कौन सी वेव? माइक्रोवेव। कितने बालक लोग ऐसे हैं जिनके घर में माइक्रोवेव है, जिसको ओवन कहा जाता है? सर आपके पेज कम क्यों पढ़ते हैं? हार्ड कॉपी तो हाँ, पेज इसलिए कम पढ़ते हैं, नहीं डिजिटल पेज, स्लाइड के पेज कम होते हैं, ऑफिशियल स्लाइड के। हाँ, डिजिटल में भी। बताइए, चलो अब बढ़ा के ले आएंगे, बढ़ा देंगे। बताइए फटाफट। आप सब लोग ओवन जानते हैं, घर में ओवन होगा, माइक्रोवेव होगा। हाँ, बहुत अच्छी सुषमा, केक बनाते हैं, वाह वाह वाह, हमें तो नहीं पता था। देखो, तो पिज्जा बनाते हैं, केक बनाते हैं, गुड। देखो जो माइक्रोवेव होता है, इसमें माइक्रोवेव जिसको आप ओवन बोलते हो, ठीक, इनमें ही माइक्रोवेव यूज होती। माइक्रोवेव जो है उसमें क्यों कहा गया माइक्रोवेव? क्योंकि उसमें यूज ही माइक्रोवेव होती हैं। और माइक्रोवेव का यूज क्या होता है, किसमें ज़्यादातर किया जाता है? फूड प्रिपेयरिंग में। किसमें यूज होता है? फूड प्रिपेयरिंग में यूज, प्रिपेयरिंग, फूड प्रिपेयरिंग में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। लेकिन तुम लोगों को एक बात बताते हैं, आज पते की बात बताते हैं। आज की डेट में ज़्यादातर क्या होता है, सब लोग काहिल, आलसी टाइप के लोग हो गए हैं। वो सोचते हैं उनको काम ना करना पड़े, पड़े रहें बिस्तर पे, ठीक है? ऐसा लगता है अगर उनको कह दो आराम करने तो उनका ऐसा लगता है बहुत दिन से बीमार हैं, पड़े हैं कहो तो उठे ना, नहाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, खाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, ठीक? तो जो ये काहिल टाइप के लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, माइक्रोवेव का यूज़ बढ़ा देते हैं और बढ़ा भी है। लेकिन ये यूज़ होना नहीं चाहिए। क्यों? ध्यान दीजिए, क्या होता है, ये खाना गरम किससे करता है? गरम करता है उसी जो तुम्हारा माइक्रोवेव है, उससे माइक्रोवेव रेडिएशन निकलती हैं, उसी के कारण खाना वो गरम होता है। माइक्रोवेव जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि जो भी तुम खाना उसमें गरम करने के लिए रखते हो, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। यानी कि माइक्रोवेव से खाना गरमा के निकालने के बाद कुपोषण वाला खाना बन जाता है वो माइक्रोवेव में गरम करने पर, और उसी कुपोषण वाले खाने को हम चाव से खाते हैं। फिर पता चले क्या होता है, 6 महीने बाद डॉक्टर को दिखाते हैं, कहते हैं ये कमी हो गई है, वो कमी हो गई है, जवानी में बुढ़ापे का एहसास हो रहा है। तो ये कैसे नहीं होगा भई? होगा। इसलिए सबसे अच्छा खाना तो चूल्हे का होता है, जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है, लेकिन वो तो इतना पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। लेकिन हाँ, गैस पे खाना जो हम पकाते हैं, वो भी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा खाना होता है, वही खाइए, उसमें पोषण है। अगर आप क्या कहते हैं, माइक्रोवेव में पकाते हैं, इंडक्टिव माइक हाँ, इंडक्शन माइक्रोवेव जो होता है, इंडक्शन विंडक्शन सब जिसमें माइक्रोवेव है, जिसके अंदर कोई चीज़ रख के पकाई जाती है, वो समझ लो रेडिएटिव वेव है, ठीक? अभी आप लोगों ने ये देखा होगा, ऐसे पिज़्ज़ा चले हैं, ठीक? जो क्या कहते हैं, वो क्या ओवन बना रखे हैं नेचुरल, अंगार निकल रहे हैं लकड़ी जला के, वो स्वस्थ हैं। उसमें क्या कहते हैं, अगर आप देखो तो न्यूट्रिशन नष्ट नहीं होते। लेकिन एक और बात बता दें, बहुत ज़्यादा हीट करने से भी न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं। जब हम बायोलॉजी पढ़ाएँगे तो ये उसमें कहा जाता है, तब हम बताएँगे भी कि अगर किसी फूड को 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे गर्म किया जाता है या पकाया जाता है, तो उसके न्यूट्रिशन 50% लॉस हो जाते हैं। ठीक? तो फूड को बनाने का भी एक तरीका होता है, ठीक? ये नहीं मार फुल गैस चढ़ा दिए, कहे जल्दी से जल्दी पके और ये जो खोपड़ी बैठे हैं ये खाएँ और इधर से खोपड़ी खाली करें, अपना हम व्हाट्सएप चलाएँ, फेसबुक चलाएँ,
समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे अगर देखें तो माइक्रोवेव का यूज़ माइक्रोवेव में होता है, फूड प्रिपेयरिंग में होता है, यानी कि भोजन को बनाने में होता है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? बोलो मेरे लाल, सब लोग बोलो। अब यहीं पे हम थोड़ा बता देते हैं दूसरी वेव भी जो हैं। दूसरी वेव की अगर बात करें तो ज़रा समझो। अगर हम दूसरी वेव की जब बात करते हैं तो आती हैं अपनी एक्स-रे। एक्स-रे की जब हम बात करें तो एक्स-रे का यूज़ क्या है? तो ये एक सिंपल सा इनका यूज़ है। एक्स-रे का यूज़ एक्स-रे में होता है। किसमें होता है? एक्स-रे में। तो जो एक्स-रे कराते हो तुम, कहते हो एक्स-रे करा के आ रहे हैं, तो एक्स-रे का यूज़ एक्स-रे में होता है। समझ रहे हो? हड्डियों का परीक्षण होता है। इस एक्स-रे में किसका परीक्षण होता है? हड्डी का परीक्षण होता है। हड्डी का परीक्षण होता है। जैसे तुम हो, मान लो कहीं बहुत उछल रहे हो और तुम्हारे क्या मोच आ गई, और अगर मोच आ गई है तो तुमको एक्स-रे ही कराना पड़ेगा। विमलेश को माही ज़रा बताओ भाई तुम किस ज़िले से हो? विमलेश फिर आएँगे उस ज़िले में, ठीक है? यही सब करने आते हो? 15 दिन बाद पेपर लगा है और कौन से ज़िले से हो, पहले पूछो ज़िला कौन-सा है, फिर पूछो तुम्हारा गाँव कौन-सा है, फिर पूछो मोहल्ला कौन-सा है, फिर पूछो घर कौन-सा है, ठीक? यही सब दिमाग लगा रहे हो इस वक़्त पढ़ने के समय? पढ़ना-लिखना नहीं, 15 दिन बाद पेपर है। सब कुछ मौज से नहीं होता है, हमेशा जीवन में याद रखना। नहीं, सबके लिए ये बोल रहा हूँ, मैं कभी किसी पर्टिकुलर को नहीं बोलता हूँ। सेंटर भी अपना ध्यान रखिए। एक और बात बता दें, सेंटर से एक बात याद आ गई। हमेशा सेंटर क्यों पूछते हो? आप सोचते हो क्या पता हमारे अगल-बगल पड़ जाएँ, तो क्या कहते हैं, हम कहेंगे भई तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करें। कॉम्पिटिशन में ना तो किसी को बताना है, ना तो किसी से पूछना है, हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है सीट गँवाने का। ना तो कभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में किसी को बताना चाहिए, ना तो कभी किसी से पूछना चाहिए। क्योंकि जो बता रहा है, ये बिल्कुल गारंटी नहीं कि वो सही बता रहा है। और पता चले तुम अपने दिमाग से सही करते 10 क्वेश्चन, उसके बताने में आ गए तो 20 गलत कर दिए, लेने देने पड़ गए तुम्हें। इसलिए कॉम्पिटिशन में बताना भी गलत है और पूछना भी गलत होता है। बताओ भी ना, जब तुम पूछते नहीं तो बताओ क्यों? अपने सीट से फाइट क्यों किसी को तेज़ करो? तो इसलिए और दूसरी चीज़, केवल 15 दिन हैं, 15 दिन आपको कैसे मेहनत करना, कैसे अरेंज करना, वो सारी चीज़ें आप आज हम तुम लोगों के लिए एक वाईटी सेशन हम छोटा-सा करेंगे। उसमें हम पूरी 15 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है, कितना क्या कहते हैं, किसमें कितना-कितना अटेम्प्ट करना है, ताकि कितना स्कोर पहुँच जाए, कितना सेफ स्कोर होगा, इन सब का एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है? कौ क्या एग्ज़ाम के दौरान करना है, क्या एग्ज़ाम के दौरान नहीं करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, आज हम एक वाईटी सेशन लाएँगे छोटा-सा, उसमें ज़रूर हम बताएँगे। केवल इसी के लिए लाएँगे, ताकि आप लोग क्या कहते हैं, और आपकी प्रिपरेशन आज से 15 दिन का आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, 15 दिन आपको कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है? टाइम की अगर बात करें तो देखते हैं, अभी बात करेंगे 4 बजे के आस-पास उम्मीद है, लेकिन आज करेंगे। आप लोग को नोटिफ़िकेशन तो पहुँच ही जाता है, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना आज करेंगे। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्लियर, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है? तो ये हो गया आपका जितनी भी एक्स-रे, रेडियो वेव तो सारी वेव हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्स-रे, अल्फ़ा, बीटा, गामा जो हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें? तो ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, इसके बाद वैसे तुम लोगों को अगर देखें, एनएलएम्स आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, फटाफट इससे 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम बता देते हैं तुम लोगों को, और वो इसका ओवरव्यू पूरा बता देते हैं, ठीक? नहीं मिलता नोटिफ़िकेशन 3 बजे वाला क्लास, 3 बजे वाला क्लास होगा तो उसमें हम टाइम बता देंगे, 3 बजे के बाद ही लेंगे हम, ठीक है? 3 बजे का क्लास होगा उसमें बता देंगे, हम किस टाइम करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो यहाँ पे अगर हम देखें एनएलएम्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें, एनएलएम्स,
तो एनएलएम्स की जब हम बात करते हैं तो उनके 3 नियम हैं, ये बात तो आप सब लोगों को पता ही है। एनएलएमएस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक फर्स्ट लॉ है, ठीक है? यानी कि जो फर्स्ट लॉ है उसको क्या कहते हैं? उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में अगर देखें तो कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक। अब ये क्या है? पहले चीज तो ये जान लो, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको पूछना नहीं। जड़त्व जो होता है ये क्या कहते हैं? जड़त्व ऐसा भी रेस्ट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। अगर कोई चीज चल रही है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया लगता है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखें तो जड़त्व क्या है, फटाफट ये 3 नियम समझिए, ये बहुत छोटे-छोटे नियम हैं। इसमें क्या कहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। हाँ, वाईटी पे 3 बजे का क्लास होता है जिसमें हम आप लोगों को एमसीक्यू कराते हैं। तो जड़त्व का नियम, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी पूर्वावस्था में बनी रहे। देखिए सबसे पहले पूर्वावस्था, यहाँ पे इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। देखिए मतलब इसका ये है कि जैसे मान लो सपोज दैट कि आप लोग हो, आप लोगों को हम भी समझाते हैं कि 15 दिन बचे हैं, ईमानदारी से केवल अपने पे फोकस करके पढ़िए। ठीक? आपको क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी समझाते हैं, आपको आपके हो सकता मोहल्ले वाले भी समझाते हों। ठीक है? हाँ, बिहार अड्डा 247 पे। ठीक? अब देखो, आपको सब लोग समझाते होंगे, लेकिन क्या कहते हैं, अगर सब लोग समझा रहे हैं, अगर आपको सब लोग समझा रहे हैं, फिर भी अगर आपको सब लोग समझा रहे हैं, फिर भी अगर क्या कहते हैं, आप अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो आप यानी कि इनर्शिया को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप जड़त्व को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि कोई जो बदलाव नहीं करना चाहता है, उसके कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बदलने को तैयार नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो इनर्शिया है। कौन है? इनर्शिया को फॉलो करता है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। जैसे कहते हैं ना, थाली का बैगन जो होता है, वो रेस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन वो फॉलो इनर्शिया को ही करता है। ठीक? जैसे अब देखिए, जैसे इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि आम की डाल को हिलाया गया। ठीक? आम की डाल को हिलाने पर आम का गिर जाना कौन से नियम पर कार्य करता है? तो आम की जब डाल हिलाते हो तो आम गिरते हैं ना, डाल थोड़ी गिरती है। डाल तो अपनी उसी अवस्था को फॉलो करती, लेकिन फोर्स तो तुम डाल पे लगा रहे हो, लेकिन गिरा केवल कौन? आम। तो डाल किसको फॉलो कर रही है? इनर्शिया को फॉलो कर रही। किसको फॉलो कर रही है? इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम, यानी कि न्यूटन का पहला नियम फॉलो कर रही। ठीक? जैसे कंबल बड़ा होता है तो हम ऐसे झाड़ तो नहीं सकते, तो जब छोटे हो गए तो कभी क्या होता, खेलते खेलते डंडे से कंबल को पीटने लगते हो गए तो धूल कण गिरते हैं, तो डंडे से कंबल पीटने पे धूल कण तो झड़ जाते हैं, क्या कंबल भी फट जाता है? नहीं ना, कंबल नहीं फटता है, यानी कि वो अपनी पूर्वावस्था को फॉलो कर रहा है, अपनी पहली स्टेट को फॉलो करता है। इससे इसका मतलब ये है कि वो कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? सभी लोग बोलिए, या ऐसे ओरल समझा देंगे तुमको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रथम नियम को फॉलो कर रहा है। समझ में आई बात? कौन से नियम को? प्रथम नियम को फॉलो कर रहा है। अब तुम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल गए हो नहीं गए हो? स्कूल जाते थे जब, तो तुम लोग स्कूल किससे, प्राइवेट बस से कभी स्कूल गए हो? यानी कि जो रेगुलर चलती हैं, हमारा स्कूल मान लो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, हम बस में बैठ लिए, 1 रुपया दे दिए, 2 रुपया दे दिए, स्कूल के पास उतर लिए। ठीक है? तो वो जो बस वाले होते थे बहुत दुष्ट प्रजाति के होते थे। वो बस को रोकते नहीं थे, बस स्लो कर लेते थे। तो हम लोग चलती बस से ही कूद पड़ते थे। जब चलती बस से कूदते थे तो बस की दिशा में जिधर बस जा रही उधर दौड़ना पड़ता था, और जो नहीं दौड़ते थे वो मुँह के बल गिर जाते थे। होता था नहीं होता था? क्यों दौड़ते थे? इसलिए बस की डायरेक्शन में दौड़ते थे ताकि हम गिरे नहीं, अपनी पूर्वावस्था को फ़ॉलो करें, यानी कि हम इनर्शिया को फॉलो करें, यानी कि हम जड़त्व के नियम को फॉलो करें, न्यूटन के पहले नियम को फॉलो करें। समझ में आई बात?
समझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां लगता है, बिल्कुल। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है? बोलो सभी लोग, सब लोग बोलते रहो। हाँ, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। बोलिए फटाफट, जितने लोग बस से गए सबके साथ। क्लियर है? कोई डाउट? देखिए, साइकिल पे भी आएँगे, टेंशन ना लो, अगर साइकिल कहीं यूज़ कर पाए तो ज़रूर बताएँगे। ध्यान दीजिए, साइकिल वाले, गाड़ी वाले, हाथी वाले, घोड़ा वाले सब लोग थोड़ा वेट करें। दूसरी चीज़, अब इसके अलावा जैसे क्या कहते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी के अचानक चल देने पर, गाड़ी के अचानक चल देने पर पीछे बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। तो पीछे की ओर झुकता है क्यों? ताकि वो मोमेंटा रेस्ट ऑफ इनर्शिया को फ़ॉलो कर सके। वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है। वो तुरंत झुक के फिर कंट्रोल में आता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को रेस्ट में लाना चाहता है, तो वहाँ पे लेकिन रेस्ट मोमेंट बहुत रेयरेस्ट एग्ज़ाम में देता है। तो ये पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में देता है, जैसे बीपीएससी का 69th है, उसमें ये आ सकता है, लेकिन तुम्हारे टीचर में नहीं आएगा। लेकिन हम बता देते हैं, फिर भी थोड़ा अपडेटेड रहो, तो वहाँ पे रेस्ट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्यों पीछे की ओर झुकता? अब गाड़ी वाले में अगर कन्फ्यूज़ होना, तो तुम थोड़ा अपने आप को महसूस करना। तुम सोच लेना हमारा दोस्त है जो अपाची चला रहा और हीरोपंती में वो चलाता है और तुम पीछे बैठे हो। अचानक क्लच छोड़ दे, अचानक क्लच छोड़े, एक्सीलेटर ले, तो तुम आगे गिरोगे या पीछे? तो तुम पीछे जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? थोड़ा ऐसे झुकोगे ताकि अपने आप को इनर्शिया में फ़ॉलो कर सको। और सोचो बहुत स्पीड में दोस्त जा रहा, अचानक उसने ब्रेक मार दिया, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पीछे बैठे गाड़ी के गाड़ी गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे बैठे व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना। वो आगे की ओर ही झुकेगा, क्यों? क्योंकि जब ब्रेक मारोगे तो वो झम से तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा। ऐसा किए होगे तुम लोग, लड़के बहुत दुष्ट होते हैं, ज़्यादातर क्या कहते हैं, बस में बस वाला ब्रेक वो सोचते हैं ऐसा तो ब्रेक मारे ताकि कुछ क्या कहते हैं अपना भी फ़ायदा हो। ठीक? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आगे झुकते हैं या पीछे झुकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? इनर्शिया को फॉलो करना। हर ऑब्जेक्ट, जितनी भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं, वो चाहती हैं हम इनर्शिया को फॉलो करें। तुम गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, प्राइवेट टीचर नहीं बनना चाहते हो। क्यों? इसलिए आप चाहते हो कि हम इनर्शिया को फॉलो करें, यानी कि हम बिल्कुल पूर्वावस्था में स्टेबल बने रहें। ये नहीं है आज यहाँ हैं, कल बेरोज़गार हैं, फिर पल परसों वहाँ हैं, फिर बेरोज़गार। आप बिल्कुल स्टेबल रेस्ट में रहना चाहते हो, इसीलिए तो गवर्नमेंट टीचर आप बनना चाहते हो। समझ में आई बात? बोलो बच्चा। बोलो, क्लियर हो गया? ठीक। अब दूसरा नियम इनका समझ लो थोड़ा, सेकंड लॉ। जो सेकंड लॉ जो है, एफ इक्वल्स टू एम ए, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एफ इक्वल्स टू एम ए होता नहीं होता? देखिए, अब इस नियम की अगर बात करें, तो साइंस साइड के जो बच्चे होते हैं, संवेग संरक्षण का नियम होता है। साइंस साइड के बच्चे जो होते हैं, वो तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सेट कर लेंगे। आर्ट साइड वाले सेट नहीं कर पाएँगे, इसलिए तुमको रट्टा मारना है इस नियम में। 2 इससे एग्जाम्पल बनते हैं, दोनों को रट्टा मारना है। अगर 2 एग्जाम्पल आएगा इससे क्वेश्चन, तो वही 2 बनेंगे और कोई बन ही तीसरा नहीं सकता। तो इसको आप रट ही लीजिए, ठीक है? ज़्यादा अच्छा है। ये एक्सेलरेशन नहीं पूछा जाता, मास इंटू एक्सेलरेशन, समझे? ये हमको भी आता है और हमको इम्प्लीमेंटेशन भी आता है, लेकिन इम्प्लीमेंट तुम समझ नहीं पाओगे, ये साइंस वालों के ही बस की बात है। आर्ट साइड वाले नहीं समझ पाएँगे, इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पे सब लोग हैं, 2 क्वेश्चन है, 2 लाइनें तो हम रट सकते हैं, इसलिए उनको रट्टा मार दो, ज़्यादा अच्छा है। पहला क्वेश्चन कब द्वितीय नियम लगेगा, ये याद रखिएगा। कुछ ये फार्मूला आपको नहीं याद रखना है, ये याद रखना है न्यूटन का सेकंड लॉ। हम 2 लाइन आपको बता रहे हैं, दोनों लाइनें जब पूछी जाएँ, तो उसपे न्यूटन का सेकंड लॉ ही लगा देना है तुमको आंसर बस। एक क्वेश्चन पूछता है खिलाड़ी द्वारा, पहला क्वेश्चन, खिलाड़ी द्वारा गेंद को गेंद को कैच करना, ठीक? गेंद को कैच करना। जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो न्यूटन का द्वितीय नियम लगता है।
दूसरा क्वेश्चन पूछता है, गोली का, गोली जानते हो, कंचा गोली नहीं, बंदूक वाली गोली, गोली का लगने पर, नहीं गोली के लगने पर होगा, गोली के लगने पर, लगने पर शरीर में धस जाना, यही 2 पॉइंट है, इन्हीं दोनों को रट्टा मार दो। पिस्तौल, हाँ गुड परफॉर्मेंस। यही दो दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये दोनों आए तो आंख बंद करके याद रखो, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, बोलो, याद कर लोगे? बोलो भाई, याद कर लोगे नहीं याद करोगे? याद कर लोगे ना? सब लोग फटाफट बोलो, याद कर लोगे? बोलो। हाँ, सर थोड़ा, अब ज्यादा काबिल ना बनो, थोड़ा एलेबरेट कर दीजिए साइंस वालों के लिए। तुम कोई बहुत चीफ गेस्ट हो क्या, स्पेशल हो? पूरा सब समझा दिए, 2 क्वेश्चन याद करने के बता दो तो क्या कहते हैं आफत आ जाती। बहुत बड़े काबिल हो तो तुम ही जरा बता दो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, एलेबरेट। मैं कह रहा हूँ कि समझाने पे भी समझ नहीं पाओगे, इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, तो बातें नहीं समझ में आती। ऐसे थोड़ी ना, नहीं तो हम 10 बताते हैं तो खाली 2 नहीं बताते तुमको, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस, ये भी बता देते, लेकिन और कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं नहीं बता रहे हैं। ये तुम्हारे फायदे के लिए जो चीजें, यही आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि तुम लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। सब कुछ हमेशा याद रखना, पूरी पढ़ाई में सब कुछ समझना नहीं होता, कुछ चीजें याद करनी पड़ती। चाहे तुम कोई भी आप स्ट्रीम ले लो, क्या साइंस ले लो, क्या मैथ ले लो, मैथ ही है, अब पूरा तो प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना, तो थोड़ा बहुत चीजें तो याद ही करनी पड़ती। ठीक, चलिए थर्ड लॉ तो आप सबको गया, स्क्रीन खत्म। अब देखिए थर्ड लॉ पे यही बता देते हैं। थर्ड लॉ जो होता है वो एक्शन रिएक्शन होता है, ये भी सबको पता होगा। एक्शन रिएक्शन, देखिए एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है आपको पता है? कांग्रेस का सूरत सेशन जो था, सूरत सेशन जो है कांग्रेस का, पता होगा। हाँ, हाँ, इसीलिए देवी जी, जब कैच कोई करता है तो ऐसे नहीं, कोई ऐसे नहीं पकड़ता, हाथ नहीं जोड़ता कैच करते समय, कैच करता तो ऐसे करता ही करता है। तो कैच करेगा तो ये कॉमन बिहेवियर कि वो ऐसे करेगा, तभी सेकंड लॉ लगता है। अब कैचिंग में होता ही ऐसा है, ये नहीं कि कोई ऐसा ऐसा भी प्लेयर हो सीधे ऐसे हाथ करे ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़, मक्खी नहीं मारता, कैच पकड़ता है, समझ रहे हो? मक्खी मारने में सेकंड नियम नहीं लगेगा, कैच करने में ही सेकंड नियम लगेगा। देखिए थर्ड लॉ पे आ जाते हैं। थर्ड लॉ की अगर बात करें तो क्या है, एक्शन और रिएक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक्शन लगाओगे तो उसका रिएक्शन भी मिलेगा। जैसे कभी कभी तुम शैतान प्रकृति के होते हो, सोचते हो पत्थर पड़ा है, लाओ उसको फुटबॉल की तरह ठोकर मार दे, और पता चले पत्थर कहीं थोड़ा भारी निकल गया, पत्थर हल्का भी है, तुमने पत्थर को ठोकर तो मारा, पत्थर उड़ भी गया, लेकिन तुम्हारा अंगूठे में भी चोट लग गया। तो क्या किया तुमने, जो एक्शन दिया उसी का उसने रिएक्शन दिया। तो इसकी अगर बात करें तो ये भी क्या हो गया, ये एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ। जब कोई बंदूक दगाता है तो झटका पीछे की ओर मारती बंदूक, तो गोली आगे निकलती, झटका पीछे लगता है, एक्शन का रिएक्शन हो गया। नाव पे तो सभी लोग बैठे हो गए, नाव के किनारे से हम लोग कूदते हैं ना कि उतरते हैं, ठीक है? ये नहीं कि उतर के, क्योंकि बिल्कुल वो नाव प्लेन धरती पे नहीं जा पाती, तो नाव से हमें कूदना ही पड़ता है थोड़ा रेंज में साफ सुथरी जगह पहुंचने के लिए। तो जब नाव से कूदते हैं तो हम तो आगे की ओर जाते हैं, नाव पीछे की ओर जाती जाती नहीं जाती? बोलो, तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का लॉ लग गया। समझ में आई बात? एक्शन और रिएक्शन लग गया। बोलो, ये समझ गए? जैसे क्या कहते हैं, हाँ, तो एक्शन रिएक्शन बहुत सिंपल होता है, यानी कि जब आगे पीछे की जब बात होती है तो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन वहां पे लगता है। यहां तक क्लियर हो गया? सब लोग फटाफट बताओ मेरे लाल। रॉकेट का आगे जाना, बिल्कुल। अभी चंद्रयान गया है,
एक्शन रिएक्शन। देखो एक चीज़ बता दें, अगर रॉकेट वाले में थोड़ी सावधानी रखना पड़ता है। अगर ये पूछा जाए कि रॉकेट की जो लॉन्चिंग होती है, वो न्यूटन के कौन से नियम से होती है? अब उसमें क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि न्यूटन के कौन से नियम से होती है, तो आंसर तृतीय नियम होगा, ठीक है? और अगर न्यूटन लिखा नहीं है, तो वो पलायन वेग होगा, यानी कि एस्केप वेलोसिटी होगी। समझे बच्चा? हाँ, फिर वो पलायन वेग होता है। बोलो, क्लियर हो गया फटाफट? बोलिए फटाफट स्पीड में, सब लोग बोलो, भगवान का नाम लो फटाफट सभी लोग बोलिए। अब एक चैप्टर आप लोगों का बचा है और आखिरी चैप्टर आप लोगों का बचा है, जो आप लोगों को आखिरी चैप्टर है, इस चैप्टर को बाबू लोग हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की जब बात करते हैं तो इस चैप्टर को हम कल पढ़ाएँगे, जिसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? आज दिन कौन-सा है बालक? एक तो हमें दिन भी आज नहीं याद है। आज है थर्सडे। कौन-सा दिन है? थर्सडे है। आज थर्सडे है और थर्सडे की अगर हम बात करें, तो थर्सडे है, कल है फ्राइडे। कल आप लोगों की फिज़िक्स का हम हैप्पी एंडिंग कर देंगे। फिज़िक्स की हैप्पी एंडिंग कर देंगे हम थ्योरी में। बायोलॉजी की हैप्पी इनिंग शुरू करेंगे परसों से। तो आप देखो, आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत किए हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट किए हैं, जो नोट डाउन कराए हैं, वो पूरा कंप्लीट कराएँ। आप भी अब अपने ईमानदारी से आप नहीं कह सकते, आपको भले ही किसी पे आरोप लगाना हो तो हम क्या निराधार आरोप भी लगा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछिए, वो कल ही बता देंगे वर्क एनर्जी पावर 2-3 चीज़ें उससे पूछी जाती, बता देंगे फटाफट, ठीक है? आप क्या कहते हैं ईमानदारी से पूछिए तो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया। हुआ कंप्लीट नहीं हुआ? और ईमानदारी से ज़रा ये भी बताइए ये सिलेबस इतनी जल्दी खत्म होने के साथ-साथ आपको समझ आया है या नहीं आया? ये बात आप लोग बताएँगे, ईमानदारी से बताएँगे कि खत्म होने के साथ-साथ सिलेबस समझ भी आया है या नहीं आया? सर पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ बच्चा ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लो, ऐप पे ही अपलोड कर देता हूँ मैं। कितना क्वेश्चन आएगा साइंस है? अभी आज नहीं बताएँगे, जब थोड़ा हम बायोलॉजी भी पढ़ा लें तब बताएँगे कितना क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू तो वाईटी पे चलता है, वही चलेगा। 40 क्वेश्चन वाले में कम से कम 9 से 12 क्वेश्चन के बीच साइंस के क्वेश्चन होंगे। 9 से 12 क्वेश्चन के बीच साइंस के क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू का पीडीएफ मैं अभी सर से बात कर लूँगा, ठीक? अपनी टीम से बात करूँगा, ठीक है? और देन क्या कहते हैं मैं आप लोगों को अपलोड करवा दूँगा, ठीक है? हुँ। बिल्कुल डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। मैं पहले दिन कहा था ना कि आप लोग टेंशन ना लो। देखा कितनी जल्दी खत्म हुआ और क्या कहते हैं कितनी आसानी से चीज़ें पढ़ भी गए। ऐसे बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। आप उसकी टेंशन ना लो, मैं हूँ, मैं सब करा दूँगा। आउट ऑफ 40 में ठीक है। तो चलिए फिर, आज फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी अब कल मिलेंगे। लास्ट चैप्टर कल आपका खत्म होगा, परसों से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और सब लोग क्या कहते हैं, इसको थोड़ा एक बार रीड ज़रूर करते रहिएगा, केवल रीड करिएगा, याद बिल्कुल ना करिएगा। जो पढ़ाएँ उसको रीड करते जाइएगा ताकि पेपर तक दिमाग में बना रहे और आप इसी से क्या कहते हैं, फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है? हाँ। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।
क्या बाबू फर्स्ट क्लास का क्या? फर्स्ट क्लास का वीडियो है तो भाई ऐप पे ही है ना। आप क्या कंप्यूटर साइंस वाले हैं? फर्स्ट क्लास का वीडियो है तो ऐप पे ही। हाँ, है। बाकी मैं देख लेता हूँ, अगर कोई इश्यू हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।